नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम एक नए टॉपिक में बात करने वाले हैं, दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा। क्या देखेंगे दोस्तों? आज हम देखेंगे दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा। आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा की। ये क्या अवधारणा है, क्यों ये विकसित हुई और किस तरीके से ये काम कर रही है वर्तमान समय में, क्या इसका अस्तित्व बना हुआ है, क्या कारण था, उन सब के पीछे हम बात करने वाले हैं। तो दक्षिण गोलार्ध की बात करें, देखिए जो ये पृथ्वी है, आप अच्छे से जानते हो, दो गोलार्धों में बटी हुई है ना। दो गोलार्धों में पृथ्वी बटी हुई है और इन दो गोलार्धों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब जिस तरह की पृथ्वी दो गोलार्धों में बटी हुई है, उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारी किस्मत भी दो गोलार्धों में बटी हुई है। किस तरह बटी हुई है अगर उसकी हम बात करें तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी देश हैं अधिकतर वो विकासशील और निर्धन राष्ट्र है ना। दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी देश हैं वो विकासशील और निर्धन राष्ट्रों की श्रेणी में आ रहे हैं। निरंतर मंदी रहती है वहां पर। और जो उत्तर के देश हैं, जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, वो विकसित और पूंजीपति देशों में गिने जाते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये परिचायक हो गया है, दक्षिण गोलार्ध गरीब और उत्तरी गोलार्ध अमीर। अब ये गरीब देश हैं, आपस में मिलकर आपसी सहयोग की अवधारणा उत्पन्न कर रहे हैं कि हमें अब आपस में सहयोग करके आगे बढ़ना होगा। उसका क्या कारण है? तो हम देखते हैं कि दक्षिण गोलार्ध के जो विकासशील देश हैं, निर्धन राष्ट्र हैं, वो निरंतर मंदी की मार झेल रहे हैं। क्या है वहां पर? इन देशों में लगातार निरंतर मंदी एक समस्या इनके साथ ये है। ये सब के सब क्या है? लगभग विकासशील देश हैं। विकासशील क्या है? विकासशील देश है। अब यही नहीं, इनकी जो अगर हम बात करें जो विकसित देशों की, वो विकसित देश भी इनके प्रति ज्यादा सहिष्णु नहीं है। विकसित देश भी इनके प्रति ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं, अकर्मण्यता रखते हैं, अरुचि रखते हैं। तो विश्व स्तर पर आर्थिक संस्थाओं की अरुचि और अकर्मण्यता के आधार पर और उत्तर दक्षिण वार्ता में गतिरोध के कारण, किसके कारण? निरंतर मंदी, विकासशील देशों को धन की आवश्यकता पड़ती है हमेशा, है। अब विश्व स्तर पर जो आर्थिक संस्थान हैं, देखिए क्यों आवश्यकता हुई दक्षिण दक्षिण सहयोग की। अगर हम एक नॉर्मली बात करें तो यहां पर निरंतर मंदी चलती रहती है, विकासशील देशों को धन की आवश्यकता पड़ती है, और विश्व स्तर पर जो आर्थिक संस्थान है, जैसे अगर हम बात करें विश्व बैंक कह सकते हैं, हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कह सकते हैं, ये इनके प्रति क्या रखते हैं? इन संस्थानों की अरुचि है। ये इन पर क्या कर रहे हैं? अरुचि रखते हैं, ध्यान ही नहीं देते। क्या कर रहे हैं दोस्तों? अरुचि रखते हैं। इन संस्थानों की अरुचि मतलब ये इनका दक्षिण दक्षिण या विकासशील देशों से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ये केवल उनके शिकंजे में है, विकसित देशों के में। ये संस्थाएं विकसित देशों की बातें मानती है, विकासशील देशों की नहीं। ऊपर से उत्तर दक्षिण सहयोग, उत्तर दक्षिण वार्ता गतिरोध, मतलब जो उत्तर है वो दक्षिण की सहायता ही नहीं करना चाहता है। वो चाहता ही नहीं है कि दक्षिण की सहायता की जाए।
तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जब कोई हमारी सहायता नहीं करता तो एक बात स्पष्ट है, नॉर्मली अपन थिंकिंग करें, सोचे एक बात कि हमेशा गरीब गरीब का साथ देता है, गरीब गरीब का साथ देता है। एक जैसे लोगों में अक्सर दोस्ती हो जाती है, एक जैसे स्तर के लोगों में हमेशा दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे को, क्योंकि वो एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हैं, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हैं। तो दक्षिण के जितने देश हैं गरीब देश है, तो गरीब देशों ने गरीब देशों के साथ ही सहयोग की नीति को अपनाना शुरू कर दिया कि साहब जब अमीर लोग साथ नहीं देंगे और ये जो संस्थान है ये साथ नहीं देगी तो क्या करें, हम आपस में ही सहयोग की नीति को अपनाएं। क्लियर हो गया? हम आपस में क्या करें, सहयोग की नीति अपनाएं जिससे हम हमारा क्या कर सके, विकास कर सके। और इसीलिए दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा का विकास हुआ दोस्तों। बड़ा सिंपल, कोई कठिन नहीं है कि दक्षिणी गोलार्ध में है अधिकतर गरीब देश हैं, वहां हमेशा मंदी चलती रहती है, विश्व स्तर पर जो आर्थिक संस्थाएं हैं वो बिल्कुल रुचि नहीं रखती इनके प्रति, उत्तर दक्षिण से बात नहीं करना चाहता, उत्तरी देश हैं वो ज्यादा बात ही नहीं करते हैं दक्षिण से, उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इस कारण से जब कोई साथ नहीं दे रहा तो अपने जैसे ही दूसरा दक्षिण दक्षिण के देश आपस में सहयोग करने की बात कर रहे हैं, गरीब गरीब देश आपस में सहयोग करने की बात कर रहे हैं, वही दक्षिण दक्षिण सहयोग अवधारणा है दोस्तों। क्लियर हो गया आपको? अभिप्राय समझते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है कि बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में क्या है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कितना ही बड़ा करना हो, वो छोटा करना हो, कैसा भी आ जाए, आंसर आपका सही होगा दोस्तों। अभिप्राय, हम अभिप्राय की बात करते हैं। वैसे तो अपने मैंने जो बताया वो एक तरीके से उसको भी हम अभिप्राय में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो निचोड़ मैंने बताया कि विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श, सहयोग के आधार की खोज ही दक्षिण दक्षिण सहयोग है, दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा है। समझ में आ गया? क्या है? विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श, सहयोग की आधार की खोज, दक्षिण दक्षिण सहयोग, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध वो में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अंतर है आर्थिक विकास के लिए, वो वो उत्तरी देशों पर निर्भर न रहकर विकासशील देश राष्ट्र या विकासशील देश आपसी सहयोग से आत्मनिर्भर बने, वही क्या है, वही दक्षिण दक्षिण सहयोग है। तो एक हम कह सकते हैं यहां पर सिंपली विकासशील देशों के मध्य, विकासशील देशों के मध्य है ना आर्थिक सहयोग, विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श। भाई आर्थिक सहयोग कब मिलेगा? जब आपस में बातचीत करेंगे तभी ना। विचार विमर्श, सहयोग की आधारशिला, सहयोग की क्या आधारशिला की खोज करते हुए कि सहयोग क्यों करेंगे, हम एक दूसरे का सहयोग क्यों करें, उसके आधारशिला की, मतलब देखिए आप जानते हो हम एक दूसरे का सहयोग क्यों करते हैं, जब हमें इस बात का पता चल जाए कि उसकी परिस्थिति यह है, कोई आधारशिला है ना, की खोज करते हुए, खोज करते हुए दक्षिण दक्षिण सहयोग, दक्षिण दक्षिण सहयोग
स्थापित करके उत्तरी विकसित देशों, जो उत्तरी विकसित देश है ना, देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहने की अवधारणा। आगे बात समझ लो दोस्तों कि अवधारणा आत्मनिर्भरता में आत्मनिर्भरता पैदा करना ही दक्षिण दक्षिण सहयोग है। ठीक है मित्रों, बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, परिभाषा याद करने की, अभिप्राय याद करने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सीधी बात है कि हम क्या चाहते हैं कि विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग हो, आपस में देश एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे से बातचीत करें, अपने सहयोग का कोई आधार तत्व ढूंढे और अपने सहयोग के द्वारा वो आत्मनिर्भर बने, जिससे वो विकसित देशों के क्या नहीं रहे कि विकसित देशों के ऊपर निर्भर ना रहे। यही दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा है। एक ही लाइन में मित्रों, कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है। दक्षिण दक्षिण अवधारणा क्या है साहब? कि साहब यह है कि दक्षिण दक्षिण अवधारणा मतलब दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात है, जिससे हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का विकास में सहायता देंगे, आर्थिक रूप से हम क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और हम उन उत्तरी देशों और उन विकसित देशों के निर्भर नहीं रहेंगे। यही क्या है हमारी, यही हमारी दक्षिण दक्षिण अवधारणा है, यही हमारा सहयोग की नीति है। सीधी बात, सिंपल बात, किसी भी लैंग्वेज में लिख लो, चाहे ऊपर लिखो नीचे लिखो, इधर का शब्द उधर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए। कॉन्सेप्ट सीधे सीधा है कि आपसी सहयोग की भावना पैदा करना ही, आपसी सहयोग के द्वारा आत्मनिर्भर बनना, किसी दूसरे के निर्भर नहीं रहना ही क्या है, दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा है। सिंपल। ठीक है मित्रों, ये अभिप्राय हो गया। मैंने तो वैसे लिखवा दिया, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप क्या चीज है क्या नहीं है। अब बात करते हैं हम अभिप्राय के बाद कि है क्या ये चीज। अभिप्राय देखा हमने, कारण उत्पन्न होने के कारण देखे, क्यों उत्पन्न हुआ, कारण देखे ना हमने, विश्व स्तर पर आर्थिक संस्थाओं की रुचि, अकर्मण्यता, उत्तर दक्षिण में आपस में वार्ता गतिरोध, निरंतर मंदी के हालात, इन सब ने इन दक्षिण देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा यार दोस्तों, आपस में मिलजुल के काम करना पड़ेगा अपन लोगों को। जब जा करेंगे हम क्या करेंगे, विकास करेंगे, क्योंकि वो लोग तो भैया जो विकसित हो गए वो तो अपना सहयोग करेंगे नहीं। और जो संस्थान है, जो विश्व स्तर की आर्थिक संस्थान है, विश्व बैंक हो गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, उनमें भारत मतदान पद्धति है, वहां अपनी कोई लोकतांत्रिक पद्धति है नहीं, अपनी वहां चलेगी नहीं, वहां तो अमेरिका और जो पैसे वाले देश उनकी चलेगी भैया। तो हमें क्या करें, हम ये करें, आपस में सहयोग करें दोस्तों, सीधी बात। तो एक तरीके से हम देखा कि जो विकासशील राष्ट्र है उनमें आपसी सहयोग की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना, इसके आधार पर दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा का विकास हुआ। अगर हम आर्थिक दुनिया को देखें दोस्तों, है ना, किसको देखें हम, आर्थिक दुनिया को देखें। आर्थिक दुनिया, आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सी दुनिया आ गई? दोस्तों आर्थिक दुनिया दो तरीके की दुनिया, एक अमीर दूसरी गरीब, अमीर दूसरी गरीब, दो दुनिया है दोस्तों। और जो ये अमीर है ये उत्तरी है, और जो गरीब है ये दक्षिणी है ना। ये जो गोलार्ध है हमारा एक तरीके से इस तरह बैठ गया दोस्तों कि एक तरफ तो पैसे वाले लोग हो गए और एक तरफ गरीब लोग हो गए।
आई बात समझ में आपको? यहां तक कहीं कोई दिक्कत हो, थोड़ी सी दिक्कत हो तो बताइए। एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगा, लेकिन ईमानदारी से प्रयास कीजिए दोस्तों। ईमानदारी से प्रयास आवश्यक है, बिना ईमानदारी के नहीं, कि वास्तव में क्या करना है, किस तरह समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये तो हमने देखा कारण, क्यों दक्षिण दक्षिण सहयोग अवधारणा का जन्म हुआ, एक तरीके से कारण देखा, उसका मतलब क्या होता है, 2 चीज देख ली। अब हम देख रहे हैं कि ऐसे कौन से मंच है, ऐसे कौन से सहयोग के तरीके हैं जिसके द्वारा हम इस अवधारणा को आगे लेकर चले और जो हमने सोचा है वो प्रतिफल के रूप में हमारे सामने आए। भाई हमने सोच तो लिया साहब ऐसा सहयोग करें एक दूसरे का, अरे सहयोग करें, सोचने से क्या होता है, करने से होता है। तो उसके लिए कोई मंच की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? कोई ऐसी संस्थाएं बने जिससे हम एक साथ बैठकर मिलजुल कर बातें करें उस संस्था के अंदर, है या नहीं है? जब एक जगह बैठक होगी हम देशों की, तो हम आपस में विकास की बातें करेंगे, एक दूसरे से व्यापार की बातें करेंगे। तो मंच और दक्षिण दक्षिण सहयोग की के जो तरीके हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा जो है मंच। क्या मंच है? इसका मंच का मतलब समझ रहे हो ना? मंच ओब्लिक दक्षिण दक्षिण सहयोग के तरीके, दक्षिण दक्षिण सहयोग के तरीके, है ना? किस तरीके से इनका कह सकते हैं हम दक्षिण दक्षिण सहयोग हो सकता है, उन तरीकों पर चर्चा करो। तो हम पहले बात करते हैं G77 दोस्तों। किसकी? G77। G77 नाम सुना आपने, ग्रुप 77। ये एक ऐसा मंच है, मंच मिल गया, ये एक ऐसी बैठक है, ये एक ऐसे देशों का समूह है जो दक्षिणी दक्षिण सहयोग के अवधारणा को आगे लेकर चलेगा दोस्तों। किसको? दक्षिण दक्षिण की अवधारणा को आगे लेकर के ये जा रहा है, किस तरह जा रहा है उसकी बात करें हम। तो G77 की बात करें हम, है ना? G77 देखिए, G77 इसके अंदर 77 देशों का समूह है। कितने का? वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ गई है, उसकी हम चर्चा करेंगे आगे, किस तरह क्या है उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो 1960 के दशक की बात है दोस्तों, यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों में अफ्रीकी राज्यों की संख्या लगातार क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, है ना? जो विकासशील देश हैं उनकी संख्याओं में लगातार इजाफा हो रहा था। तो क्या हो रहा था दोस्तों? 1960 के दशक में यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, समझ में आ गया? पूछ लिया करो, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में डाला करो। 1960 के दशक में यूएनओ में नए राष्ट्रों की संख्या बढ़ रही थी। नए नए राष्ट्र क्या हो रहे थे? शामिल हो रहे थे दोस्तों, नए नए सदस्य जुड़ रहे थे, है ना? और इनके अंदर अफ्रीकी राज्यों और विकासशील संख्या ज्यादा बढ़ रही थी, जिनमें विकासशील व अफ्रीकी राष्ट्र बहुतायत थे। बहुतायत मतलब ज्यादा मात्रा में थे। कैसे थे? ज्यादा था, कम से कम 2/3 संख्या इसकी हो गई थी। 2/3 मतलब बहुत ज्यादा विकासशील देशों ने यूएनओ की सदस्यता क्या कर ली दोस्तों? ग्रहण कर ली। और उस समय अगर हम बात करें तो 77 देश ऐसे थे जो विकासशील थे। 77 देश कैसे? विकासशील। इनने सदस्यता ली दोस्तों एक तरीके से। कितने? 77 देशों ने, जो गरीब देश थे इन्होंने सदस्यता ली।
और यही ये दक्षिण के देश थे और यही दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित थे, है ना। तो इन ये 77 देशों का समूह क्या कहलाने लगा? G77 कहलाया। यही 77 देशों का दोस्तों जो लगातार 1960 के दशक में यूएनओ की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई, उसमें सबसे ज्यादा बहुतायत अफ्रीका राज्यों के और विकासशील देशों की संख्या थी। 2/3 तीसरी दुनिया के लोग थे। तीसरी दुनिया कहा जाता है बेटा दोस्तों इनको। पहली बात, एक और इस बात को ध्यान रखना, तीसरी दुनिया के लोग थे ये, है ना। तीसरी दुनिया से सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि गरीब लोग, गरीब देश, दक्षिण के देश, ये 77 ऐसे देशों एक साथ आए, एक साथ जुड़े, लगभग दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित थे। इन्होंने ये अधिकतर कहां के? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका महाद्वीपों से संबंधित थे। कहां के? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका महाद्वीपों से जुड़े हुए लोग, जुड़े हुए राष्ट्र थे दोस्तों ये। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका महाद्वीपों से जुड़े हुए राष्ट्र थे दोस्तों ये। और इनका जो ग्रुप है 77, एक तरीके से ये विकासशील देशों की एकता का परिचायक बन गया। ये 77 दोस्तों ये 77 देशों का जो ग्रुप है वो क्या बन गया? एक तरीके से विकासशील देशों की एकता का परिचायक बन गया, है ना। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी और बात करने वाले अपन G77 के भी बहुत सारी बातें करनी है हमको। देखिए हम बात कर रहे हैं G77 की। तो इसके अंदर हमने देखा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका महाद्वीपों से जुड़े हुए देश थे और करीबन 77 देश थे। ये क्या थे? विकासशील देशों की एकता के परिचायक थे। मतलब एकता दिखाई देती थी कि इनमें ये एक है, एक तरीके के लोग हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं एकता के परिचायक बन गए। अब इन्होंने ये जो 77 देश है या G77 है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि इन्होंने मन में एक विचार किए, इन्होंने आपस में एक बात की अवधारणा लेके आए। इन्होंने इस बात के लिए विचार विमर्श किया कि हम संगठित हो जाएं, एक साथ मिल जाएं, जिससे हम सौदेबाजी कर सके, व्यापार बढ़ा सके, समुद्र संबंधी जो कानून है वो बना सके, शस्त्र नियंत्रण, आणविक जो ऊर्जा है उसके संदर्भ में हम सहयोग की नीति अपना सके, अपना खुद का अस्तित्व को हम दर्शा सके। ये बात इन्होंने आपस में रखी और इसी आधार पर इसकी स्थापना 1964 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। क्या हुई? 1964 में इसकी स्थापना हुई। G77 की जो देश है, इनकी जो स्थापना है वो 1964 मानी जाती है ना। और किन मुद्दों पर ये एक साथ जुड़ने की कोशिश की इन्होंने जो मुद्दे थे इनके वो ये थे कि हम संगठित हो जाएं, संगठित होकर सौदेबाजी अर्थात व्यापार, उत्तरी देशों से हम बातचीत कर सके कि नहीं हमको तो ये चाहिए। समुद्र से संबंधित विधियां, समुद्री कानून जानते हो आप दोस्तों, से संबंधित विधियां बना सके, कानून बना सके, है नहीं। इसके अलावा हम क्या कर सके? शस्त्र नियंत्रण और आणविक ऊर्जा, शस्त्र
नियंत्रण, आणविक ऊर्जा जैसी तमाम चीजों में हम एक साथ मिलकर काम कर सके, इसी उद्देश्य को लेकर के 1964 में G77 का गठन हुआ दोस्तों, स्थापना हुई एक तरीके से यूएनओ के सहयोग से भी, ये बात को नहीं भूलना चाहिए, है ना। और ये अधिकांश इसमें सभी लोग हैं वो तीसरी दुनिया के लोग हैं। कौन सी दुनिया के? अधिकांश इनमें तीसरी दुनिया के लोग हैं। अगर इसकी जो संख्या है वो G77 से बढ़कर कितनी हो गई है? 134 दोस्तों, कितनी? 134। लेकिन 134 होने के बावजूद भी दोस्तों इसका नाम G77 ही है, इसको G77 के नाम से ही जाना जाता है। चाहे संख्या कितनी हो गई इसकी, 134 हो गई है, लेकिन जाना किस नाम से जाना जाता है? G77। यहां तक क्लियर दोस्तों? तो यूएनओ के माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए एक बुनियादी परिवर्तन स्थापित करने के लिए G77 नामक इस तरह की संस्थाएं चली हमारे देश में, हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो आर्थिक हित जिनके समान थे। इनके सबके आर्थिक हित क्या थे दोस्तों? समान। इन सभी के देशों के भैया एक जैसे देश, तो इनके आर्थिक हित समान थे। क्या थे? चलो यहां तक आपने लिख लिया दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बड़ी सिंपल सी बात है। दक्षिण सहयोग के लिए G77 बना 1960 के दशक में आया दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं है। 1960 के दशक में एक G77 आया, जो अधिकतर लोग जो सदस्यता ले रहे थे यूएनओ की, वो सब दक्षिण के थे, अफ्रीका के मान लो आप, एशिया, लैटिन अमेरिका के महाद्वीपों से जुड़े हुए जो देश थे, उन महाद्वीपों के जो देश थे उनकी संख्या 77 थी। उनके आर्थिक हित समान थे। क्या थे उनके आर्थिक हित? समान थे। तीसरी विश्व कहा जाता था उन्हें। क्या कहा जाता? तीसरी दुनिया कहा जाता था दोस्तों, है ना। उनको हम कह सकते हैं तीसरी दुनिया कहा जाता है। उसकी सदस्य संख्या 144 हो चुकी है वर्तमान में G77 की, ठीक है। इनके आर्थिक समान थे, तीसरी दुनिया कहा जाता है। इन्होंने किन मुद्दों पर? इन्होंने सौदेबाजी के मुद्दे पर, समुद्र संबंधित विधि के मुद्दे पर, शस्त्र नियंत्रण के मुद्दे पर, आणविक ऊर्जा के मुद्दे पर ये एक साथ मिलकर के काम किया। और इन्हीं के अंदर एक लघु संस्था का निर्माण हुआ यूएनओ के माध्यम से, विश्व की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसकी संरचना में बुनियादी परिवर्तन के लिए एक इन्होंने, देखिए ये सबके सब देश तो एक साथ मिलकर बातचीत नहीं कर सकते, तो इनके मुख्य देश, इनमें से जो मुख्य देश थे उनका एक ग्रुप बना, है ना, G24। क्या बना दोस्तों? G24। एक ये लघु ग्रुप है इसका, ये बड़ा ग्रुप है G77 और इसका एक छोटा ग्रुप है G24। इसमें 24 देश शामिल थे दोस्तों। और इन्होंने जो यूएनओ के माध्यम से विश्व में अर्थव्यवस्था की संरचना में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे ये लोग। इन्होंने क्या कहा? देखिए इसी में हम G77 में चल रहे हैं और बात करते हैं G24 की। यह है G77 का एक लघु ग्रुप है जिसमें 24 देश शामिल हैं, जिनका उद्देश्य यूएनओ के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय नवीन अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए वर्तमान
या तात्कालिक लिख देते तो ज्यादा ठीक है, उस समय की बात है, के लिए तात्कालिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो उस समय जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें क्या लेके आए, परिवर्तन लेके आए, जिससे क्या हो, नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हो, जिससे इन दक्षिण देशों को फायदा हो सके, है ना। जो विभिन्न मुद्दे हैं, मुद्रा संचालन है, मुद्रा मामले हैं, यूएनओ के विश्व बैंक के मामले हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसके अंदर लेके आना है, वो सभी उद्देश्य ये G24 के उद्देश्यों में शामिल किए दोस्तों। ये G77 का ही एक छोटा ग्रुप है, G24। यहां तक क्लियर आपको, कहीं कोई दिक्कत? अब आगे हम बात करते हैं दूसरे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, और कौन सा मंच था जिसके माध्यम से इस तरह की बातें चल सकती है। दूसरा मंच की बात करते हैं, सेकंड मंच की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड है नाम। सेकंड क्या है, नाम। सुना आपने नाम के बारे में, सुना होगा दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर के, सुना ही होगा नाम के शिखर सम्मेलन, NAM, नॉन अलाइन्ड, है ना। तो नाम के बारे में सुना होगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन, याद आ गया। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन, एक तरीके से नाम वही गुट निरपेक्ष आंदोलन का समूह है बेटा, है ना। जो क्या चाहता है, इनमें अधिकांश विकासशील देश हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के समूह में, तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं, सम्मिलित हैं। ये निर्गुट पद्धति अपनाए हुए हैं, ना ये साम्यवाद में मिलना चाह रहे थे, ना पूंजीवाद में मिलना चाह रहे थे। ये विकासशील देश उस पायदान पर खड़े थे कि ये किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं हो सकते थे दोस्तों। इन्हें तो खुद की हालात इनके सही नहीं थे, ये तो उस स्थिति में थे खुद के विकास के लिए दूसरों पर निर्भर थे। तो इन्होंने कौन सी अपनाई, NAM की पद्धति अपनाई, नॉन अलायंस की पद्धति अपनाई कि हमें किसी भी ग्रुप में नहीं रहना है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की वो देश, अधिकांश विकासशील देश, गुट निरपेक्ष आंदोलन के NAM के अधिकांश कौन से देश है इसके अंदर, विकासशील देश है, जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं, वो सम्मिलित है इसके अंदर। हम कह सकते हैं NAM में अधिकांश विकासशील देश और तीसरी दुनिया के देश शामिल हैं। क्लियर दोस्तों, अधिकतर कौन से शामिल है, तीसरी दुनिया के देश शामिल है इसके अंदर, नेम के अंदर। ये निर्गुट राष्ट्र विचारधारा है, क्या है ये निर्गुट राष्ट्र विचारधारा है, निर्गुट राष्ट्र विचारधारा है। और इसमें अधिकतर दक्षिण देश है, वही दक्षिण देश अधिकतर इसके अंदर शामिल है दोस्तों, वही विकासशील देश शामिल है, वो गरीब देश में शामिल है, ये किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते हैं, वही देश शामिल है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म सिद्ध हुआ ये दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, एक अच्छा मंच साबित हुआ दोस्तों। तो इन्होंने क्या है, निर्गुट राष्ट्र विकासशील देशों का ये बीच आपसी वार्ता सहयोग की नीति अपना के लेके आया। तो इन्होंने आपसी वार्ता सहयोग की नीति का प्रतिपादन किया।
कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी किए बिना एक दूसरे की सहयोग की नीति हम अपनाएंगे। ये इनका उद्देश्य था नाम का। और हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, ना हम पूंजीवादी ग्रुप में, ना साम्यवादी ग्रुप में। हम हमारा अस्तित्व खुद तय करेंगे। और 1989 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें राजीव गांधी जी ने सीधा सीधा ये कहा था कि हमें दक्षिण दक्षिण सहयोग करके आर्थिक संबंधों को बढ़ाना है। क्या कहा 1989 में दोस्तों? चलो लिख देता हूं यहां पर। 1989 जो शिखर सम्मेलन हुआ, है ना, इसमें दोस्तों राजीव गांधी जी ने खुद ने कहा था, क्या कहा था राजीव गांधी जी ने? ये कहा था कि हम इन दक्षिण दक्षिण देशों को आपसी सहयोग करके आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाना है। क्या कहा था? दक्षिण देशों को आपसी सहयोग करके आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाना है। ये नाम के उद्देश्य रहे दोस्तों। क्या करना है? ये नाम के उद्देश्य रहे एक तरीके से। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्या है, नाम का जो उद्देश्य है वो ये कह रहे हैं कि उत्तर दक्षिण संवाद नहीं करना है हमें। अब दक्षिण दक्षिण संवाद की ओर ध्यान देना है। क्या बोला इसमें? ये बात पर ध्यान दिया गया कि हम इनके माध्यम से एक नवीन चीज सामने निकल गई, एक नवीन नीति सामने निकल गई। वो नीति क्या थी कि अब विकासशील देश उत्तर दक्षिण वार्ता को महत्व न देकर दक्षिण दक्षिण सहयोग स्थापित करेंगे। कि हम उत्तर दक्षिण वार्ता कब तक भीख मांगेंगे, हम उनसे कब तक वार्ता करेंगे? हम उत्तर दक्षिण संवाद की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम तो दक्षिण दक्षिण सहयोग और संवाद पर हम अत्यधिक बल देंगे। ये बात नाम के शिखर सम्मेलनों में निकल के है दोस्तों। नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था, एक जिसके में ये बात रखी गई थी कि हम किसी भी तरफ नहीं झुकेंगे, चाहे साम्यवाद हो चाहे पूंजीवाद हो। हम अपने अस्तित्व की खुद रक्षा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हम आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। ये नाम की विचारधारा रही। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को आगे लेकर के बातें करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ दोस्तों, तो ये दक्षिण दक्षिण सहयोग के तरीके हमने देखे। इसके अलावा और कौन सी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, और कौन से मंच हो सकते हैं? अगर हम बात करें तो G15 एक ऐसा मंच है दोस्तों। एक G15 और है करके, वो एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम इस तरह की और इसको आगे ले जा सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट G15 की। G15 दोस्तों, G15 यानी विकासशील देशों का वो ग्रुप जो विकास के मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर रहा है। क्या है ये? G15 विकासशील देशों का वह ग्रुप जो
अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर, विकासशील देशों का वह ग्रुप जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर रहा है ना, सॉरी विकास के मुद्दों पर, है ना, विकास के मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर रहा है। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है दोस्तों कि G15 एक ऐसा ग्रुप बनता जा रहा है जो विकास के मुद्दों को आगे लेकर के जा रहा है, विकासशील देशों के विकास के लिए वो अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बना रहा है दोस्तों, एक ऐसी पहचान बना रहा है जो ये चाहता है कि जो विकासशील देश हैं वो आगे बढ़े, उनमें विकास का किस स्तर से उनका विकास होना चाहिए, उनके क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, किन की टेक्नोलॉजी, किन की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, उसके लिए किस तरह हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मदद की जा सकती है, उसके लिए हम नवीन क्या कर सकते हैं, उन सभी मुद्दों को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने का जो कार्य कर रहा है वो इस समय G15 कर रहा है दोस्तों। इसकी अगर हम बात करें, इसकी स्थापना जो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था 1989 का, उसके बाद हुई थी। इसकी स्थापना 1989 के बेलग्रेड सम्मेलन के बाद स्थापित किया गया। इसे कब स्थापित किया गया? 1989 के बेलग्रेड सम्मेलन के बाद इसे स्थापित किया गया G15 को दोस्तों। ये एक तरीके से G77 का ही काम कर रहा था बेटा, G77 से ही रिलेटेड है एक तरीके से, लेकिन जो विकास है उसकी दर को आगे बढ़ाने के लिए जिन देशों ने भरसक प्रयास किया उनका ग्रुप बना एक G15। इन्होंने एक तरीके से प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि विकास को प्रोत्साहन देना है, विकास को आगे लेकर के चलना है, और G77 के जो विवादास्पद माहौल है, जो एक आपसी देशों का एक माहौल विवादास्पद, देखिए जब विवादास्पद माहौल बनता है तो वो कार्य नहीं कर पाता है, तो G77 में इतने सारे जो देश मिले थे उनमें जब वार्ताएं होती थी तो बहुत विवादास्पद माहौल उत्पन्न होता था। उस विवादास्पद माहौल से ऊपर उठ करके एक नवीन लक्ष्य के साथ विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए एक विकसित और विकासशील देशों में आपसी सहयोग, बातचीत को पैदा करने के लिए इस तरह की कोशिशें की गई G15 के द्वारा। तो क्या है इसकी G15 की स्थापना का जो कारण था वो था G77 के विवादास्पद माहौल से निकलकर विकास के काम को प्रोत्साहन, विकास के कार्यों को प्रोत्साहन देना। क्या? विकास के कार्यों को प्रोत्साहन देना। एक और इसके साथ ही ऐसा नहीं है, विकसित देशों के साथ भी संबंध की बात इन्होंने की है कि विकसित ओब्लिक विकासशील, जो हमारे विकसित देश है दक्षिण के, जो विकास में विकासशील देशों से थोड़ा आगे हैं, उनको सहयोग की और बातचीत के माध्यम से आपसी संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश यहां पर की गई है। तो विकसित व विकासशील देशों में वार्ता एवं सहयोग की नीति।
ये इन्होंने बात रखी दोस्तों। क्या रखी इन्होंने कि 1989 के जो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था उसके बाद ये समझ में आया कि जो G77 है ये अपने लक्ष्यों से भटक रहा है, क्योंकि इनका जो विवादास्पद माहौल है उससे वो निकल नहीं पा रहा है। तो उससे निकल के 15 देशों का एक ऐसा समूह बना, एक छोटा ऐसा समूह बना जिन्होंने एक विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक नीति बनाई, और एक इस तरह की नीति बनाई कि हमें विकसित और विकासशील देशों में आपसी सहयोग, बातचीत और विकास के काम को प्रोत्साहन देना है। तो इस तरह की नीति के साथ ये G15 सम्मेलन हुए दोस्तों, है ना, G15 सम्मेलन। एक तरीके से हम कह सकते हैं G15 सम्मेलन हुआ 1989 के बाद। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण आयोग की बात करते हैं। दक्षिण सहयोग को त्वरित दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए जो हरारे में निर्गुट सम्मेलन हुआ था दोस्तों, है ना, उसमें दक्षिण आयोग का गठन किया गया। उसकी हम बातचीत कर लेते हैं। तो यहां तक आपको कहीं दिक्कत? मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल टॉपिक है, कोई ज्यादा कुछ करने की सोचने की जरूरत नहीं है, जो है बड़े नॉर्मल तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, अब हम बात करते हैं दक्षिण आयोग। किसकी बात करते हैं? दक्षिण आयोग। दक्षिण आयोग ये क्या है दोस्तों? देखिए, दक्षिण सहयोग को त्वरित दिशा में, मतलब तेजी से दिशा देने के लिए, त्वरित दिशा देने के लिए हरारे में निर्गुट सम्मेलन में दक्षिण आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। क्या हुआ कि दक्षिण सहयोग की नीति को, दक्षिण सहयोग की नीति को त्वरित दिशा देने के लिए, त्वरित मतलब तेजी से दिशा देने के लिए, त्वरित या तेजी लिख सकते हो, दिशा देने के लिए, हरारे जो निर्गुट सम्मेलन में दक्षिण आयोग का गठन किया गया दोस्तों। क्या किया गया दोस्तों? दक्षिण आयोग का गठन किया गया। इसका जो कार्यालय है दोस्तों वो जेनेवा में बनाया गया। कहां बनाया गया इसका कार्यालय? कार्यालय कहां बना दोस्तों? जेनेवा में कार्यालय बनाया गया। देखिए क्या हुआ कि जो नीतियां थी, इन नीतियों को बहुत एक ढीली प्रक्रिया चल रही थी, तेजी से विकास नहीं हो पा रहा था, तेजी से संवाद प्रोसेस नहीं हो पा रहा था, विकास के कामों में तेजी नहीं आ रही थी। दक्षिण सहयोग एक तरीके से धीरे धीरे हम कह सकते हैं ढीला पड़ता जा रहा था। इसको तेजी देने के लिए, इसमें त्वरित गति से कार्य करने के लिए, त्वरित दिशा दिखाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया दोस्तों। और वो आयोग क्या कहलाया? वो दक्षिण आयोग कहलाया दोस्तों। क्या कहलाया? वो दक्षिण आयोग कहलाया। इस दक्षिण आयोग की जो स्थापना है दोस्तों वो हरारे निर्गुट सम्मेलन, जो हरारे निर्गुट सम्मेलन हुआ था वहां पर हुई थी। वहां पर इसकी स्थापना की गई और इसमें 28 सदस्य बनाए गए दोस्तों। कितने? 28 सदस्य बनाए गए। और इसका सीधा जो उद्देश्य था वो ये था कि विकासशील देशों में जो आर्थिक समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए एक बहुमुखी रणनीति तैयार की जाए। क्या की जाए? एक बहुमुखी रणनीति तैयार की जाए उन आर्थिक समस्याओं से लड़ने के लिए। तो दोस्तों इसकी जो सदस्य संख्या थी वो कितनी है? अगर हम बात करें सदस्य संख्या,
सदस्य संख्या रखी गई 28। कितनी रखी गई दोस्तों? 28 सदस्य संख्या रखी गई। ये इसका कारण था, ये इसका रखी गई, ये इसकी सदस्य संख्या है। अब बात करते हैं हम इसका उद्देश्य क्या था। अगर इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों, देखिए इसका जो उद्देश्य था दक्षिण आयोग का उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि एक विकासशील देशों के लिए, जो विकासशील देश है उनकी आर्थिक समस्याओं से लड़ने के लिए एक बुनियादी रणनीति तैयार की जाए। क्या था? विकासशील देशों, विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं की आर्थिक समस्याओं से लड़ने के लिए एक बहुमुखी रणनीति तैयार की जाए। देखिए दोस्तों, क्या था कि इसका कार्यालय जिनेवा में बनाया गया और इसका उद्देश्य क्या रखा कि जो विकासशील देश हैं उनपे आर्थिक समस्याएं हैं उनको लड़ने के लिए एक बहुमुखी रणनीति तैयार करना इसका एक उद्देश्य था। देखिए आर्थिक समस्याओं की बात आती है तो जो विकासशील देश हैं उनकी आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी है? एक तो मंदी, पहली बात। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें वहां पर गरीबी तो है ही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी जनसंख्या, सबसे बड़ी समस्या गरीबी, जनसंख्या, मंदी, है ना, तकनीकी कमियां, तकनीकी की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, आधारभूत संरचना की कमी। अगर हम ये करें तो बहुत सारी ऐसी है जो आर्थिक समस्याएं हैं। ये आर्थिक समस्याएं हैं दोस्तों, मंदी है, गरीबी है, तकनीकी कमी है, आधारभूत है, जनसंख्या एक सामाजिक समस्या मान लीजिए आप एक तरीके से वैसे दिए, लेकिन ये आर्थिक समस्याओं में शामिल है क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ती है तो एक घर में जहां एक बच्चे के ऊपर 100 रुपए खर्च किया जा सकता है, अगर उसी घर में अगर 4 बच्चे हो तो 20-20 रुपए ही का खर्च किए जाएंगे। तो एक आर्थिक तंगी के लिए जनसंख्या एक जिम्मेदार कारण है। जनसंख्या से आर्थिक तंगियां उत्पन्न होती है दोस्तों, तो इसको हम शामिल कर सकते हैं। आप चाहो तो लिखो, आप चाहो तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं जो आर्थिक समस्याएं हैं इन समस्याओं से लड़ने के लिए एक बहुमुखी रणनीति तैयार की जाए कि किस तरह निर्यात को बढ़ाया जाए। बहुमुखी रणनीति क्या हो सकती है? निर्यात को बढ़ाना। देखिए जब निर्यात बढ़ेगा तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो जो मंदी के हालात है वो खत्म होंगे, गरीबी के हालात कम होंगे। साथ में तकनीकी व्यवस्था की जाए। अगर तकनीकी का आपने आयात निर्यात करो अपने खाद्यान्न के, और तकनीकी का जब आप आयात करते हो तो आप माल को आपके देश में ही तैयार कर सकते हो। जहां आपको कच्चा माल आपसे दूसरे देश खरीद के लेके जाते हैं तो वहां तैयार करके आपके देश में बेचते हैं। ऐसा नहीं होकर आप अपना लोकल खुद का माल तैयार कर सकते हो तकनीकी की सहायता से। इस तरह की एक रणनीति तैयार की जाए, इस रणनीति से इन देशों का भला हो सके, इसके लिए एक दक्षिण आयोग की गठन किया गया है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं इफ्सा की। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बात करते हैं। इफ्सा है ना, इफ्सा दोस्तों, आई से इंडिया, बी से ब्राजील और ए से साउथ अफ्रीका, है ना। आई से
इंडिया। ऐसे क्या दोस्तों, इंडिया। बी, बी से क्या, ब्राजील। बी से क्या, ब्राजील हो गया, है ना, ब्राजील, है ना। और एस से साउथ अफ्रीका। एस से क्या हो गया अपना, साउथ अफ्रीका हो गया। तीनों आगे, इन तीनों देश का मिलकर एक जो समूह है वो क्या हो गया, वो कहलाया इप्सा। क्या कहलाया, इप्सा कहलाया। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। आई से इंडिया, बी से ब्राजील और एस से साउथ अफ्रीका। तीनों बड़े राज्यों ने संयुक्त उद्देश्य स्थापित किए दोस्तों। एक साथ संयुक्त उद्देश्य का मतलब है तीनों के मिलकर के उद्देश्य बनाए, व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग। क्या उद्देश्य बनाए, तीनों ने संयुक्त उद्देश्य बनाए, संयुक्त उद्देश्य की स्थापना। एक संयुक्त उद्देश्यों की स्थापना किन लोगों ने दोस्तों, क्या की, संयुक्त उद्देश्यों की स्थापना की। और वो संयुक्त उद्देश्य क्या थे, व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग के लिए तीन पक्षीय, त्रिपक्षीय मतलब त्रिपक्षीय, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, त्रिपक्षीय एक संगठन स्थापित करने के लिए इन्होंने इप्सा नामक एक संगठन का स्थापना की। क्या की, इन्होंने संयुक्त उद्देश्यों की स्थापना हेतु, संयुक्त उद्देश्य कौन कौन से, देखिए दोस्तों, राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक। राजनीतिक पहला, आर्थिक और व्यापारिक। राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक, इन तीन उद्देश्यों को के लिए इन्होंने एक त्रिमुखी, त्रिपक्षीय, हम कह सकते हैं एक त्रिपक्षीय सहयोग के लिए, इन तीनों उद्देश्यों की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय सहयोग हेतु, त्रिपक्षीय सहयोग हेतु किसका गठन किया, इप्सा का गठन किया दोस्तों। अपने व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग के लिए इन्होंने त्रिपक्षीय इप्सा का गठन किया। और इस इप्सा का गठन कहां किया, इन्होंने ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में। कहां, ब्राजील की राजधानी, तो ब्राजील की राजधानी है दोस्तों ब्राजीलिया। क्या है, ब्राजीलिया में इप्सा का गठन किया। कब किया दोस्तों, 6 जून 2003 को, 6 जून 2003 को इसका गठन हुआ दोस्तों। आगे दोस्तों समझ में आपके। और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, इप्सा, इप्सा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, IBSA। आई से इंडिया, बी से ब्राजील, एस से साउथ अफ्रीका। पहली बार इन्होंने अपने संयुक्त उद्देश्य की स्थापना की कि हम राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए हम एक त्रिपक्षीय सहयोग हेतु एक संगठन का गठन करते हैं, वो कहलाया इप्सा। कहां पर गठन किया, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में। कब किया, 6 जून 2003 को। यहां तक क्लियर दोस्तों। और इनका मुख्य उद्देश्य एक तरीके से इन आधारों पर दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाना था। क्या था मुख्य उद्देश्य, अगर हम बात करते हैं मुख्य उद्देश्य, इनका जो मुख्य उद्देश्य, दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाना। मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों,
मित्रों क्या था? दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य था। यहां तक समझ में आ गई। इनके द्वारा गरीबी निवारण हेतु जो अफ्रीका के गरीब देश है उनके अंदर अभियान चलाए गए दोस्तों। इस इफ्सा के द्वारा क्या चलाए गए? अभियान चलाए गए दोस्तों। अभियान चलाए गए क्या? गरीबी निवारण, गरीबी निवारण अभियान कहां चलाए गए? ये दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका के, दक्षिणी अफ्रीका के गरीब देशों में। समझ में आ गया दोस्तों? दक्षिणी अफ्रीका के गरीब देशों में गरीबी निवारण अभियान इफ्सा के द्वारा चलाए गए दोस्तों। ये एक तरीके से आपसी सहयोग की भावना को प्रतिस्थापित करता है। यहां तक किसी को कोई समस्या? मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या है इफ्सा, क्या है इफ्सा के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं आसियान, सार्क, हिमतेजस, बिम्स्टेक, चारों की एक छोटी छोटी बात करेंगे बाद में, क्योंकि हम आसियान को अलग से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सार्क को हम अलग से पढ़ने वाले हैं, हिमतेजस को हम अलग से पढ़ने वाले। इन सब चीजों को हम अलग से एक पूरा टॉपिक आएगा आसियान का, एक पूरा टॉपिक है सार्क का। तो हम एक छोटी सी वार्ता करेंगे केवल यहाँ पर, केवल दक्षिण दक्षिण सहयोग पे उनका एक मात्र इंट्रो देखेंगे कि इनके अंदर इस तरह की स्थापना की गई है ना। केवल वो चीज देखने वाले, ज्यादा हम नहीं देखेंगे क्योंकि उनका अलग से एक टॉपिक है पूरा का पूरा, उस पर हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे बाद में। अब देखिए और कौन कौन से मंच स्थापित किए गए? तो आसियान, दोस्तों क्या स्थापित किया गया? आसियान स्थापित किया गया है ना। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, क्या है ये? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ दोस्तों, क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। कब स्थापना की गई इसकी? इसकी स्थापना 1967 में की गई दोस्तों। कब की गई? 1967 में। यह एक ऐसा संगठन है जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का राष्ट्रीय संगठन है जो एक दूसरे की सहायता के लिए कोशिश करता है। भारत और चीन इसके एक तरीके से संवाद सदस्य हैं दोस्तों, संवाद सदस्य हैं। इसकी हम बात करेंगे आसियान में जब करेंगे, है ना, वहां हम इसको अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा दूसरा जो संगठन बना वो है सार्क। सार्क की बात करते हैं दोस्तों। ये दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है। ये क्या है? सार्क, दक्षिणी एशियाई, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, क्षेत्रीय सहयोग संघ दोस्तों, है ना। इसकी जो स्थापना की गई, स्थापना वो 1985 में की गई दोस्तों। कब की गई दोस्तों? 1985 में की गई। इसके अलावा हिमतेजस की हम बात करते हैं। हिम तेजस की अगर हम बात करें, ये क्या है दोस्तों? अगर हम इसकी बात करें तो हिंद महासागर, हिम यानी हिंद महासागर के तटीय तट के ऊपर, पता है, हिंद महासागर के तट के जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है वो है ये हिम महासागर के तट वाले क्षेत्रों के है हिम, है ना। हिम का मतलब हिंद महासागर, लिख लो सीधा ही, हिंद महासागर के तटीय
है ना। हिंद महासागर के जो तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय संगठन है, क्या है। इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों वो 1967 में हुई, है ना, सॉरी 1997 में इसकी स्थापना हुई। यहां तक क्लियर हो गया। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रीय संगठन, इनकी स्थापना वर्ष मैंने आपको लिखा है। ये सब के सब दोस्तों ये दक्षिण सहयोग की अवधारणा के लिए मंच साबित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोस्तों? मंच साबित हो रहे हैं, एक तरीके से मंच बन रहे हैं जहां दक्षिण सहयोग की बात की जाती है, आपसी बात की जाती है। इसके अलावा बिम्स्टेक को भी देख लेते हैं। देखिए यहां तक देख लिया आपने, है ना। दोस्तों देखिए बिम्स्टेक ये क्या है? अगर हम बिम्स्टेक की बात करें, है ना, देखिए बिम्स्टेक, है ना। बांग्लादेश क्या आ गया यहां पर? बांग्लादेश आ गया, अफ्रीका, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ्रीका और आइलैंड, जो अफ्रीका आइलैंड है उनका ये संगठन है एक तरीके से दोस्तों। क्या है? अगर इस संगठन की हम बात करें तो इसमें बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, आई एम, बी आई एम, एम से म्यांमार, एस से हमारा हो गया श्रीलंका, क्या हो गया दोस्तों? श्रीलंका हो गया। टी से क्या हो गया? थाईलैंड हो गया। समझ में आ गया? इन देशों का मिलकर के एक समूह है। तो अब यहां लिख सकते हैं हम बांग्लादेश, है ना। इसके अलावा म्यांमार, आई से इंडिया, भारत, सॉरी भारत पहले लिख देता हूं, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, है ना, और थाईलैंड। इनका ये क्या है? पूरा का पूरा, है ना, ये पूरा का पूरा आर्थिक सहयोग संगठन है दोस्तों। आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिक, आर्थिक हो गया, काउंसिल संगठन हो गया। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, ई से इकोनॉमिक, सी से काउंसिल। एक तरीके से बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग एक संगठन है दोस्तों। इन संगठनों के द्वारा, इन संगठनों के माध्यम से दक्षिण सहयोग को, और हम कह सकते हैं विकासशील देश आपसी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये वो संगठन है दोस्तों जिनके माध्यम से हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के संगठनों के द्वारा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की कोशिशें की जा रही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था 2009, उसमें भी दक्षिण सहयोग की नीति को बढ़ावा देने की बात की गई थी, जो नैरोबी केन्या में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2009 की अगर हम बात करें, देखिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2009 दोस्तों,
1 से 3 दिसंबर 2009 को, 1 से 3 दिसंबर 2009 को ये सम्मेलन चला। कहां पर? नैरोबी, कीनिया। कहां पर? नैरोबी, कीनिया में। यहां पर दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात की गई। किसकी बात की गई? दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात की गई दोस्तों। दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाने की बात की गई। यहां पर यह कहा गया कि दक्षिण दक्षिण सहयोग को हम आगे लेकर के चले, मिलकर के चले। और भारत ने इस बात को जोर और शोरों से यहां पर कहा था कि दक्षिण दक्षिण सहयोग को मिलकर के आगे बढ़ाया जा सकता है। इनके अंदर आपसी संसाधनों को लेकर के हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, टेक्निक को लेकर के हम सहयोग कर सकते हैं। यहां पर यह बात हुई, संसाधन, प्रौद्योगिकी, आदान प्रदान की बात की गई। संसाधन और प्रौद्योगिकी आदान प्रदान की बात की भारत ने, और दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात की। भारत ने कहा क्या होना चाहिए? दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दें। मित्रों, दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई। तो आज के लिए इतना ही, हमारे टॉपिक पूरा होता है दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा। इसमें हमने क्या देखा? हमने देखा दोस्तों कि दक्षिण दक्षिण सहयोग का सीधा सीधा तात्पर्य दक्षिण दक्षिण देश आपस में मिलकर आर्थिक सहयोग की नीति अपनाते हुए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें, जिससे ये जो विकसित देश हैं उनके ऊपर क्या नहीं रहे, निर्भर ना रहे। और इसके लिए इन्होंने ये कोशिशें जारी की। और ये कारण क्या था दक्षिण दक्षिण सहयोग का? जो हमने बात की कि जो बड़ी संस्थाएं हैं, जो विश्व अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो इनमें रुचि ले रही है। एकर्मण्यता का भाव है उनके अंदर। जो उत्तरी देश है, जो अमीर देश है, वो इनको कुछ भी नहीं गिन रहे, इनसे वार्तालाप नहीं कर रहे, संवाद नहीं कर रहे एक तरीके से। तो इन्होंने सोचा कि जब वो साथ नहीं देंगे तो हम आपस में एक दूसरे का साथ दें और दक्षिण दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाएं। इसके आधार पर एक संकल्पना निकल के आई दोस्तों, दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा। अब इसके मंच तलाश करने की बात थी, तो इसका मंच तलाश करने के लिए अंगटांग, G77, G24, G15, दक्षिण आयोग, इब्सा, आसियान, सार्क, हिम तेजस, बिम्स्टेक, इस तरह की संस्थाओं का निर्माण हुआ दोस्तों, जिसमें G77 विकासशील देश, ये तीसरी दुनिया के देश का कहा जाता है। उनकी संख्या आप तो 134 के आसपास है, लेकिन पहले G77 अर्थात 77 देशों का ग्रुप था। उसी का एक छोटा ग्रुप था G24, जो उन मुद्दों को जोर और शोरों से उठाया। उसके बाद एक G15 निकल के आया दोस्तों, क्योंकि जो G77 है उसका जो माहौल था वो एक तरीके से विवादास्पद हो गया था, जिसके लिए G15 ने विकास को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, विकसित और विकासशील देशों में आपसी सहयोग की बात करने के लिए G15 को लेकर के आए। उसके बाद एक दक्षिण आयोग का गठन हुआ, जिससे ये कब हुआ? जब उस समय एक निर्गुण सम्मेलन चल रहा था, उस समय की बात है। उस समय हरारे के अंदर एक त्वरित दिशा में इसमें काम करने के लिए दक्षिण दक्षिण आयोग की गठन किया गया, जिसमें 24 सदस्य रखे गए दोस्तों। इसका कार्यालय जिनेवा बनाया गया और जो विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं, आर्थिक मुद्दों को से जूझने के लिए, उनसे लड़ने के लिए एक बहुमुखी रणनीति तैयार करने पर जोर देता है। इब्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इनका एक ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जो राजनीतिक सहयोग की बात करें, व्यापारिक सहयोग की बात करें, आर्थिक सहयोग की बात करें, त्रिपक्षीय सहयोग करते हुए वो क्या करें, विकसित वो क्या नाम, अपने ही देशों का, विकासशील देशों का भला करने की सोचे, उनके आर्थिक उत्थान की बात सोचे। और उन्होंने किया, अभियान चलाए गरीबों के लिए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जो गरीब देश हैं उनको उस गरीबी से निकालने के लिए गरीबी निवारण अभियान भी चलाया दोस्तों। इसके बाद आसियान की बात करो, चाहे हम सार्क की बात करें, है ना,
दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र संघ की बात करें, चाहे दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग सार्क की बात करते हैं, चाहे हम हिंद महासागर के तटीय देशों के सहयोग की संघ की बात करें, चाहे हम बिम्स्टेक हम बात करें। बिम्स्टेक में हमने देखा बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इनके आपसी सहयोग की, आर्थिक सहयोग की बात करें। ये एक तरीके का मंच प्रदान किया है दक्षिण सहयोग को लेकर के। और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय वो हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2009 की। तो 1 से 3 दिसंबर दोस्तों, 1 से 3 दिसंबर 2009 में इस तरह का एक सहयोग ये 2009 में नैरोबी में, ये कीनिया में ये चला, जिसके माध्यम से दक्षिण सहयोग को आगे ले जाने के ऊपर चर्चाएं की गई। इसके अलावा संसाधनों की बात की गई कि हम संसाधन और प्रौद्योगिकी की बात की गई, सहयोग बढ़ाने के ऊपर बात की गई, एक दूसरे को दक्षिण आर्थिक सहयोग और आर्थिक सहयोग के साथ साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर भी मुद्दे पर जोर दिया गया, और जिसमें भारत ने विशेष रूप से अपने विचार सहयोग को बढ़ाने के लिए दिए। तो आज के लिए आपका ये टॉपिक पूरा होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।